हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम क्लास 6 की मधुप हिंदी पाठमाला से पाठ 6 बातूनी व्यंग को पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। उस शाम अगर मैं खुद जाकर चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में डाल देता तो वह कष्ट न होता जो तभी से मैं भुगत रहा हूँ। उस शाम मुझे एक चिट्ठी भेजनी जरूरी थी। मैं बाहर निकला, पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन, बाद में इन्हें मैंने कभी सज्जन नहीं कहा, साइकिल पर जाते दिखे। मैंने उन्हें रोककर कहा, जरा एक लिफाफा लेकर इस कागज को उसमें रखकर यह पता लिखकर लेटर बॉक्स में डाल दीजिए। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि एक दिन लेखक को एक ज़रूरी चिट्ठी कहीं भेजनी थी। शाम हो चुकी थी और पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय भी हो गया था। अतः उन्होंने पास से ही जाते एक साइकिल में सवार सज्जन को यह कार्य सौंपा और कहा कि एक लिफाफा लेकर इस चिट्ठी को उसमें डाल देना तथा यह पता लिखकर डाक खाने में इस लेटर को डाल देना। लेखक बताते हैं कि यह काम उस व्यक्ति को सौंपना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद से उस व्यक्ति ने उनका जीना हराम कर दिया था। कैसे, आगे देखते हैं। उन्होंने कहा, सहर्ष। बस उसके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से जो छीना है वह तो आज तक वापस नहीं मिला। दूसरे दिन वे दिख गए तो मैंने पूछा, वह चिट्ठी डाल दी थी? अब आप बताइए, इसका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा हो सकता है? यही कि जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिखकर पोस्ट ऑफिस के लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। लेखक कहते हैं कि जब लेखक ने उस व्यक्ति को चिट्ठी डालने का काम सौंपा तब उस व्यक्ति ने कहा, सहर्ष अर्थात खुशी के साथ, मैं आपका यह कार्य करूंगा। तब से लेखक की ही खुशी छीन ली उस व्यक्ति ने। दूसरे दिन जब लेखक ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या आपने मेरी चिट्ठी डाल दी थी, तो उस व्यक्ति ने इतने विस्तार के साथ उत्तर दिया कि लेखक हैरान हो गए। जिस प्रश्न का उत्तर एक या दो वाक्य में हो सकता था, उसे उस व्यक्ति ने पूरे अनुच्छेद में बताया। इससे पता चलता है कि वह व्यक्ति कितना बातूनी है। पर उन्होंने यह जवाब दिया, मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब, क्या देखता हूं कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान। आपने पहली बार तो कोई काम बताया, मैंने सोचा चाहे आकाश टूट जाए और पृथ्वी फट पड़े पर आपकी चिट्ठी जरूर डालूंगा। इतने में साहब मेरी नज़र पड़ी साहनी मेडिकल स्टोर पर। वहाँ साहनी बैठा था। मैं वहाँ गया। साहनी मेरा कई साल से दोस्त है। मैंने कहा, यार साहनी, एक लिफाफा तो दे। उसने कहा, लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा, लाओ टिकट ही दो। मैंने साहब टिकट तो हाथ में कर ली, अब लिफाफा कहाँ से लाऊं? आखिरी डाक निकलने का वक्त हो रहा था। लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा? अचानक साहब मुझे राजू दिखा, वही राजू जो किताबों का एजेंट है। उसके हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा इसके पास जरूर लिफाफा होगा। मैंने कहा, यार राजू, एक लिफाफा दे। उसने कहा, लिफाफा तो है पर उस पर फॉर्म का नाम छपा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा ले लिया। जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं था। भाग्य से राजू के पास पेन था। उसने साहब फौरन पेन निकाल कर दे दिया। राजू में इतनी बात अच्छी है, उसके पास कोई चीज़ हो तो फौरन दे देता है। मैंने झट उसका बस्ता लिया, उस पर लिफाफा रखा, उसकी फर्म का नाम काटा और पता लिखा और साहब मैं भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। अब संयोग से देखिए साहब कि जब मैं पहुंचा तब डाकिया चिट्ठियां निकालकर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। मैंने कहा, भाई साहब, यह चिट्ठी भी जरूरी है, इसे डाक में शामिल कर लीजिए। वह भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं कि कितने विस्तार के साथ उस बातूनी व्यक्ति ने लेखक को उनके प्रश्न का उत्तर दिया। जिस प्रश्न का उत्तर साधारणतया हाँ या नहीं में भी हो सकता था, उसका इतना लंबा उत्तर सुनने के बाद लेखक भी हैरान हो गए। यह मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है। उन्होंने लगभग आधा घंटा इस विवरण में लिया। मैंने कसम खाई कि कभी इनसे कोई काम नहीं कराऊंगा, मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगतना ही था। मेरा काम करके उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था। रास्ते में उनका घर पड़ता था, मैं निकलता और उन्हें दिख जाता तो वे बहुत खुश होकर मुझसे पूछते, कहाँ जा रहे हैं?
लेखक कहते हैं कि यह जितना लेखक ने लिखा है यह तो फिर भी संक्षेप में है। उस व्यक्ति ने तो आधा घंटा का विवरण दिया था। इसके बाद लेखक ने कसम खा ली कि वे फिर से इस व्यक्ति को कभी अपना काम नहीं सौंपेंगे, कभी अपना काम नहीं कराएंगे। लेकिन लेखक से जो भूल हो गई उसका तो उन्हें फल भुगतना था। इसके बाद उस इंसान को जब भी लेखक कहीं दिखते वह पूछ बैठता, आप कहाँ जा रहे हो। लेखक को लगने लगा था कि उनका यह काम करके उस व्यक्ति ने लेखक पर जैसे अधिकार ही कर लिया था। मैं नहीं समझ पाता कि आमतौर पर लोग क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वे क्या पुलिस के आदमी हैं या खुफिया विभाग के हैं जो जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। असल में बात करने की भूमिका है। मैं जब रुक जाता और कहता यूं ही जरा सिविल सर्जन से मिलने जा रहा हूँ, बस वे मुझे पकड़ लेते। अच्छा, डॉक्टर गुप्ता से? वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। नागपुर के पास पास बंगला है। हमारे घर आते तो मुझे गोद में लेकर खिलाते थे। मिलते हैं तो कहते हैं क्यों बेटा, भूल गए, घर नहीं आते हो। लेखक कहते हैं कि लोग ये सवाल पूछते ही क्यों है कि आप कहाँ जा रहे हैं। यह काम तो पुलिस या खुफिया विभाग के लोगों का है, जानकारी रखना। लेकिन लोगों ने इस प्रश्न को बातचीत की भूमिका बना दी है। आज बात करने की शुरुआत कहीं से तो करनी होगी, अतः लोग शुरुआत इसी वाक्य से करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। वह सज्जन भी जब भी लेखक को कहीं देखते तो इसी तरह के सवाल पूछ बैठते थे कि आप कहाँ जा रहे हैं। अब लेखक किसी व्यक्ति का नाम लेते कि मैं फलना के पास जा रहा हूँ, तो वह सज्जन उस व्यक्ति से अपना कोई ना कोई संबंध बताकर लेखक से बात करना शुरू कर देते। बेचारे लेखक उनकी बातों को सुनते रहते। वे 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते। कभी मैं कहता प्रोफेसर तिवारी जी से मिलने जा रहा हूँ। वे कहते अच्छा अच्छा, तिवारी जी से मिलने? हमारे फादर इन लॉ, ससुर के वे पुराने दोस्त, दोनों साथ साथ पढ़ते थे। अभी भी वे हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं। कभी मिल जाते हैं तो कहते हैं कभी घर आओ। मैं जिसका भी नाम लेता वह उनके चाचा, मामा, ससुर या पिता का दोस्त निकल आता और वे 10-15 मिनट उनके संबंधों के बारे में बताते। मैं एक दिन कहूँगा भगवान से मिलने जा रहा हूँ। वे कहेंगे भगवान से? अच्छा अच्छा, वो तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों स्वर्ग में साथ में काम करते हैं। मेरा नाम उन्हें बताइए, वे पहचान जाएंगे। मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया है। लेखक कहते हैं कि वे जिसका भी नाम लेते वह सज्जन उससे अपने पारिवारिक संबंध बताने लगते। कोई भी इंसान उस सज्जन के चाचा, मामा, ससुर या पिता का दोस्त हो जाता था। स्थिति ऐसी थी कि यदि लेखक उस सज्जन से यह भी कहते कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, तो वह सज्जन भगवान से भी कोई ना कोई संबंध जरूरी बना लेता। इतना अधिक बातूनी था वह सज्जन। अब अपनी यह हालत है कि उस रास्ते को छोड़कर करीब आधा मील का चक्कर लगाकर जाता हूँ। एक दिन वे बाजार में मिल गए, कहने लगे आजकल आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा बाहर निकलता ही नहीं, घर में ही रहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर घर पर ही दर्शन करूँगा। मैं कहकर फंस गया। अगर वे घर पर दर्शन करने आ पहुंचे तो घंटों बैठेंगे। सोच विचार के बाद यह तय किया कि मैं फिर से उनके घर के सामने से निकलना शुरू कर दूं, वहीं दर्शन दे दूं, ताकि वे घर पर दर्शन करने ना आ पहुंचे। उन सज्जन से मुझे डर लगता है। वे मुझे दूर से देखते हैं तो चेहरा खिल उठता है। वे घंटे भर से कम नहीं छोड़ते। उनके चेहरे पर वही भाव होता है जो सुरसा के मुख पर हनुमान को देखकर आया था। उस सज्जन ने लेखक को इतना परेशान कर रखा था कि लेखक ने अपना रास्ता ही बदल दिया। बाजार का जो रास्ता उस सज्जन के घर से होकर जाता था, अब लेखक ने उस रास्ते से जाना ही बंद कर दिया, ताकि वह रास्ते में उन्हें टोक ना ले। लेखक आधा मील घूमकर बाजार जाने लगे। इतना करने पर भी एक दिन वह सज्जन लेखक को बाजार में भी मिल गया और पूछने लगा कि आजकल आप दिखाई नहीं देते। उत्तर में लेखक ने कहा बाहर निकलता ही नहीं, घर में ही रहता हूँ। इस पर सज्जन कहने लगा कि अच्छा, तो मैं घर पर आके मिलूंगा। यह सुनकर लेखक डर गए, क्योंकि यह इंसान रास्ते पर मिलने पर ही इतना बात करता है, तो घर आया करेगा तो कितना बात करेगा। उस दिन से लेखक ने यह निष्कर्ष निकाला कि अब से वे उसके घर के पास वाले रास्ते से ही बाजार जाया करेंगे। बात करनी हो तो रास्ते में ही कर लेंगे, घर में आने लगा तो मुसीबत आ जाएगी। तो फिलहाल ऐसी स्थितियों से गुजर रहे थे लेखक। उन्हें उस सज्जन से डर लगता था, उसे देखते ही वे कांप जाते थे। वहीं इसके विपरीत उस सज्जन को लेखक के दिख जाने पर इतनी खुशी होती थी कि उनका चेहरा खिल जाता था। लेखक कहते हैं कि उनके चेहरे पर वही भाव होता था जो सुरसा के मुंह पर हनुमान को देखकर आया था।
यहाँ सुरसा एक राक्षसी थी जो हनुमान को समुद्र के मार्ग से आता देख बहुत खुश हो गई थी। वह हनुमान को खाना चाहती थी। अतः उस समय सुरसा के मन में जो प्रसन्नता थी, कुछ ऐसी ही प्रसन्नता उस सज्जन के चेहरे में भी देखने को मिलती थी जब वह लेखक को कहीं देख लेते थे। और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस पाठ के उद्देश्य की। क्या सिखाना चाहती है ये पाठ? सबसे पहले तो यह एक व्यंग रचना है। व्यंग का सामान्य अर्थ होता है कटाक्ष करना, ताना मारना या फिर चुटकी लेना। अतः व्यंग साहित्य वह विधा है जिसमें उपहास, मजाक और इसी क्रम में आलोचना का प्रभाव रहता है। सरल शब्दों में कहे तो किसी के बुराइयों को सीधे ना कहकर ताना मारते हुए मजाक के रूप में उसकी आलोचना करना ही व्यंग कहलाता है। जैसे इस पाठ में जो यह बातूनी व्यक्ति है वह कैसा है? दिखावा करने वाला है। तो हमारा समाज भी वर्तमान स्थिति में दिखावा करने वाला हो गया है। हमारी आदतों में डींगे मारना, अपना रुतबा दूसरों को दिखाना, बनावटीपन, ज्यादा बोलना, बेकार की बातें करना, ये सब हमारी आदतों में शुमार हो गया है। अतः यह पाठ हमें सामाजिक आचार व्यवहार को दर्शाती है। साथ ही यह पाठ हमें सह अस्तित्व, समभाव और समायोजन करना सिखाती है। परिस्थिति हर जगह एक जैसी नहीं है। अतः हम कहीं भी जाए, हमें परिस्थितियों के हिसाब से ही खुद को ढालना सीखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। परिस्थिति हमारे अनुरूप नहीं बदलेगी, हमें परिस्थिति के अनुसार क्या करना चाहिए? उस पर समायोजन करना चाहिए, एडजस्टमेंट करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। मैंने मधुप की अन्य अध्यायों पर भी वीडियो बनाई है, आप उसे वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।